नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र निरंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगर यह भ्रम होगा कि उनके एक फ़ोन कॉल से व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो यह भ्रम संभवतः कल रात उनका टूट गया होगा। ट्रंप की बहुप्रतीक्षित, बहुत उसका इंतजार था पूरी दुनिया को कि उनकी जो बातचीत होगी। एक बातचीत तो पहले हुई थी, खैर वो बातचीत तो शुरुआती बातचीत थी, लेकिन अब जो बातचीत कल जो तय हुई थी 18 तारीख को, ये जो बातचीत होगी, इससे पुतिन यूक्रेन में सीज फायर, युद्ध विराम यानी लड़ाई रोकने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए पहले जो पृष्ठभूमि बनी थी उसमें अमेरिका ने वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको युद्ध विराम के लिए राजी कराया था। युद्ध विराम का मतलब था कि लड़ाई तुरंत रोक दी जाएगी, दोनों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन कल ट्रंप की लगभग 2 घंटे पुतिन से बातचीत हुई और उससे युद्ध विराम का रास्ता नहीं निकला। यह जरूर है कि व्लादिमीर पुतिन ने उनसे वादा किया कि वो यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये जो सड़कें हैं, जो उनका एनर्जी के सोर्स हैं, जो उनके बुनियादी रोज़मर्रा के उपयोग के लिए ज़रूरी जो ढांचा है, उस पर वो हमले 30 दिन के लिए रोक देंगे, बशर्ते यूक्रेन भी रूस पर हमला न करने की घोषणा करे और अपनी घोषणा पर वो कायम रहे, यानी वो कंडीशनल है। और अगर यूक्रेन राजी होता है तो रूस 30 दिन तक उनके एनर्जी, ऊर्जा और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन इसके आगे बढ़ने के लिए पुतिन तैयार नहीं हुए। यह भी जो उन्होंने सहमति दी वो एक तरह की फेस सेविंग जिसको कहते हैं, क्योंकि अगर ये इतनी लंबी बातचीत और इतनी बहुप्रतीक्षित बातचीत हुई और इसमें दिखाने के लिए ट्रंप को अपनी जनता के लिए कुछ नहीं मिलता कि हमने कुछ हासिल किया है, तो उसका मतलब होता कि जो बातचीत की प्रक्रिया उन्होंने रूस से शुरू की है, ये बातचीत कल ही ख़त्म हो जाती। तो जो बातचीत होती है इस तरह की, उसमें कुछ लेन देन होता है, लेकिन रूस ने जो दिया वो बहुत न्यूनतम है। एक तो वो, जैसा कि मैंने कहा, वो कंडीशनल है, सिर्फ 30 दिन के लिए है, और वह भी उसमें एक बड़ी शर्त यह है कि इस 30 दिन के भीतर जो व्यापक शांति समझौता है जिसकी मांग पुतिन पहले से कर रहे हैं, उस शांति समझौते को व्यवहार में लाने के लिए या उस पर सहमति बनाने के लिए बातचीत शुरू हो। डोनाल्ड ट्रंप इस पर सहमत हुए कि ये बातचीत होगी, और ये बातचीत पश्चिम एशिया के किसी स्थल पे होगी। ज़्यादा संभावना यह है कि ये सऊदी अरब में होगी, क्योंकि इसके पहले रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडलों की जो बातचीत हुई थी, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आए थे, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव गए थे, यानी बहुत हाई लेवल की बातचीत जो थी वो भी सऊदी अरब के रियाद में हुई थी। उसके बाद अमेरिकी अधिकारियों की जो यूक्रेन से बातचीत हुई, यूक्रेन के अधिकारियों से, वह भी सऊदी अरब में हुई, तो ज़्यादा संभावना है कि यह बातचीत भी वहीं होगी। अब यह जो मांग है कि लड़ाई रोकना कोई समाधान नहीं है, जो पुतिन का ये कहना है या रूस का यह कहना है, यह बात तो वो पहले दिन से कह रहे हैं। यही बात रियाद की बातचीत में रूसी प्रतिनिधि मंडल की तरफ से अमेरिका को बताई गई थी कि रूस के लिए जो चुनौती है या रूस के सामने जो काम है वो युद्ध विराम का नहीं है, लड़ाई की रुकी रहे, बुनियादी समस्या जिस वजह से युद्ध हुआ वो हल ना हो। तो जैसा कि वहाँ पर
रूस के उप रक्षा मंत्री रावक्रोव ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर लड़ाई जल्दी ही शुरू हो जाएगी, इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जब युद्ध के जो मूल कारण हैं उन कारणों को दूर किया जाए। और ये जो कारण है जो रूस के नज़रिए से यह है कि जो अमेरिका और यूरोपीय देश हैं, जो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका के लीडरशिप का सैनिक गठजोड़ है, उसमें यूक्रेन को शामिल करने पर आमादा रहे हैं, जिसे रूस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। ये विवाद बहुत पहले से चल रहा है, कम से कम 2008 से चल रहा है। तो रूस ने दिसंबर 2021 में भी राष्ट्रपति पुतिन ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन मांगा था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। उस चिट्ठी को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नज़रअंदाज किया। उस चिट्ठी का फिर से रूस ने रिमाइंडर भेजा जनवरी में, और फिर जब उसे नज़रअंदाज करना जारी रखा गया तो फरवरी 2022 में ये जिसे रूस विशेष सैनिक कार्रवाई कहता है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, उसकी शुरुआत उसने कर दी। रूस का कहना है कि ये सवाल आज भी बना हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है, अब जो नई परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसके तहत यूक्रेन के रूसी भाषा बोलने वाले रूसी मूल के जो लोग हैं दोनबास इलाके में जो रहते थे, उसको रूस यूक्रेन से छीन चुका है, जिसे वो कहता है कि उसे वो आज़ाद करा चुका है, मुक्त कर चुका है। और इसके पहले 2014 में क्राइमिया जहाँ भी रूसी बहुल के लोग रहते हैं, उसे भी रूस ने अपने में मिला लिया था। तो क्राइमिया और दोनबास के जो इलाके जहाँ पर रूस ने अब जिसे रूस ने अपने देश का हिस्सा बना लिया है, उसे वापस नहीं किया जाएगा, वो रूस के साथ रहेगा। ये जो यूक्रेन ये वादा करे कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा, और पश्चिमी देश रूस की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को स्वीकार करें और उसे हल करने के कदम उठाएं। ये शर्तें हैं जिसके ऊपर व्यापक शांति समझौता हो सकता है, और यह समझौता अगर हुआ तभी रूस लड़ाई रोकने के लिए तैयार होगा। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, तो रूस अपने पुराने अनुभवों से जला हुआ है। क्योंकि जब 2014 में अमेरिका की देखरेख में यूक्रेन में जो एक चुने हुए राष्ट्रपति थे यानुकोविच, उनकी सत्ता हटा दी गई, वहाँ पर एक कलर रिवॉल्यूशन जिसको कहा जाता है, उसके जरिए अमेरिका ने अपनी जो कठपुतली सरकार बनवा ली। और ये सारी बातें दुनिया के सामने हैं, उसके दस्तावेज लोगों के सामने हैं, वीडियो ऑडियो दस्तावेज सामने हैं कि ये सारी कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया गया। तो उसके बाद जो नई सरकार आई, उसने रूसी भाषा को प्रतिबंधित कर दिया, रूसी कल्चर जो था उस इलाके का, उस पर हमले शुरू कर दिए। तब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था, और फिर रूस ने यह भी कहा था कि वो दोनबास इलाके पर अपना दावा जताएगा। लेकिन ऐसा न हो, इसको टालने के लिए पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप से बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 2 समझौते हुए, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2, जिसमें यूक्रेन ने वादा किया कि वो रूसी भाषा और संस्कृति की रक्षा करेगा, और जो रूसी बहुल इलाके हैं उनको एक सीमित स्वायत्तता, लिमिटेड ऑटोनॉमी दी जाएगी। लेकिन इस समझौते पे कभी अमल नहीं किया गया। इस समझौते पर, बल्कि बाद में इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाली जर्मनी की तब की चांसलर अंगेला मर्केल ने, जब ये युद्ध शुरू हो गया तो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस समझौते पर अमल हो ये मकसद था ही नहीं, वो तो टाइम काटने के लिए समझौता किया गया था ताकि यूक्रेन अपने को युद्ध के लिए तैयार कर सके। और यही बात अब
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की। रूस का जो यह अनुभव है, इस आधार पर कल पुतिन ने भी कहा, जो रूसी मीडिया में बात आई है, और उसके पहले जब रियाद की बातचीत में भी रूस की तरफ से ये बात कही गई थी कि रूस का यह मानना है कि यूक्रेन युद्ध विराम समझौतों का पालन नहीं करता है। वह समझौतों का इस्तेमाल केवल अपनी ताकत को फिर से संगठित करने और हथियार जुटाने के लिए करता है, और उसके बाद फिर उसका तेवर बदल जाता है। तो इसलिए अब ये युद्ध विराम कोई इशू नहीं है। इशू है कि शांति का व्यापक समझौता हो, उस पर अमल हो, इस बात की गारंटी की जाए। और इसके लिए जरूरी है कि पश्चिमी देश ये वादा करें कि वो आगे से रूस को कोई हथियार, सैनिक मदद नहीं देंगे, उनको खुफिया मदद नहीं दी जाएगी, और वे इस तरह यूक्रेन को एक, जिसे पीस जोन कहते हैं, शांति का क्षेत्र बनाया जाए। हाँ, अगर यूक्रेन को अपनी शांति, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी करने की जिम्मेदारी पश्चिमी देश ले सकते हैं कि अगर रूस की तरफ से समझौते का उल्लंघन हुआ तो उस पर क्या किया जाएगा। ये बात इसके उन उपायों को समझौते में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए रूस पहले भी तैयार था। मतलब यह है कि जो पुतिन ने डिप्लोमेसी की एक जो मास्टर क्लास दिखाया है, ट्रंप के पास उसका कोई जवाब नहीं है। वो उसके सामने क्लूलेस है। अगर ऐसा नहीं होते तो कल जो बातचीत हुई उसमें सहमतियां उनकी शर्तों पे बनती, जबकि जो सहमति बनी वो बहुत साफ है कि वो रूस जो चाहता है उसके मुताबिक। दूसरी बात यह है कि अगर शांति समझौते में यह बात पश्चिमी देश, अमेरिका और यूरोपीय देश स्वीकार करते हैं कि नेटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं दी जाएगी, तो यही बात तो पुतिन ने दिसंबर 2021 में ये मांग की थी। अगर ये मांग तब मान ली जाती तो युद्ध होता ही नहीं। और अब 3 साल की लड़ाई के बाद अगर पश्चिमी देश उसी मांग को स्वीकार करते हैं तो दुनिया में संदेश यह जाएगा कि पश्चिम अपनी साझा ताकत से भी रूस को पराजित नहीं कर पाया, बल्कि उसके सामने वह पराजित महसूस किया, क्योंकि हमेशा शर्तें उसकी मानी जाती हैं जो विजेता होता है। और अगर रूस की वही शर्त जो 3 साल पहले, 3.25 साल पहले मान ली गई होती तो लड़ाई होती ही नहीं। उसको अब मानने का मतलब एक तरह से अमेरिकी और साम्राज्यवाद और पश्चिमी वर्चस्व के ऊपर एक ऐसा प्रहार होगा जो सारी दुनिया के सामने उनकी ताकत को बेनकाब कर देगा। तो कहने का यह मतलब है कि जो पुतिन ने डिप्लोमेसी की है, पुतिन चूंकि आज एक अपने को मजबूत अवस्था में पा रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें पश्चिमी देशों के सामने संभवतः 2 ही रास्ते हैं कि या तो वो अपनी पराजय को स्वीकार करें या वो इस लड़ाई को जारी रखें, जिसके बारे में खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि इस लड़ाई में यूक्रेन का जीतना लगभग असंभव है। यानी लड़ाई पश्चिम हार चुका है, पश्चिमी देश हार चुके हैं। एक और नई चुनौती यह आ गई है ट्रंप के काल में। चुनौती यह है कि पश्चिमी देश, फिलहाल यूरोपीय देशों के साथ उनका संबंध जो है वो तनावपूर्ण हो गया है। तो अगर ट्रंप प्रशासन पुतिन की शर्तों पे शांति समझौते के लिए राजी होता है तो क्या उसे यूरोपीय देश मानेंगे, और क्या जेलेंस्की उसको स्वीकार करेंगे, या वो यूरोपीय देश अभी तक जो बातें कह रहे हैं कि नहीं ऐसा समझौता नहीं हो सकता, उसके साथ जाएंगे। तो पेच यहाँ भी है कि अगर ये समझौते में यूरोप भी शामिल नहीं होता है और जेलेंस्की भी शामिल नहीं होते हैं तो ये समझौता होगा ही नहीं, क्योंकि रूस का बहुत साफ मानना है, जो बार बार उनकी तरफ से ये बात कही गई है, कि रूस यूरोप से, अगर अमेरिका अपना जो हथियार और मदद देता रहा है, अगर उसको वो रोक भी देता है, लेकिन यूरोप अगर
अपनी तरफ से मदद देता रहता है, तो फिर युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, युद्ध खत्म नहीं होगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों को समझौते के लिए राजी कर पाएंगे? जेलेंस्की को राजी कर पाएंगे? क्योंकि जेलेंस्की अभी तक सिर्फ युद्ध विराम के लिए राजी हुए हैं, शांति समझौते के लिए नहीं हुए हैं। उनको कर पाएंगे? और अगर वो कर पाते हैं, यानी ये सभी लोग परोक्ष रूप से अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब बेशक समझौता हो सकता है, लेकिन उसका दुनिया में एक बहुत ही युगांतकारी असर होगा। यह बात बहुत साफ नज़र आ रही है। तो सवाल यह है कि एक पश्चिम की जो आज स्थिति है और ट्रंप प्रशासन की, उसके सामने कोई साफ रास्ता इस समय मौजूद दिखता नहीं है, जबकि पुतिन काफ़ी, जिसे कहते हैं पावर ऑफ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति की स्थिति से, की हैसियत से वो बातचीत में शामिल हो रहे हैं। तो आज बस इतना ही। हम फिर आएंगे आपके पास नए अपडेट लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।